हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मेथड्स टू स्टडी पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के अध्ययन की विधियां। पर उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि ये वीडियो जो मैंने एक पूरा का पूरा सीरीज बना रहा हूँ पर्सनालिटी का, ये आपके नेट के लिए होगा। ये साथ साथ आपके यूपी टेट, अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, DSSB या कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि साइकोलॉजी के को कवर कर रहा है, इनफैक्ट यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ज़रूर चैनल से जुड़े रहिएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए टॉपिक पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के पार्ट 1 में पर्सनैलिटी कंसेप्ट और डेफिनेशन के बारे में बात किया गया है। वीडियो के पार्ट 2 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के निर्धारक बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। आज पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स टू स्टडी पर्सनैलिटी। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्टडी करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि प्रोजेक्टिव मेथड, साइकोमेट्रिक मेथड, इंटरव्यू मेथड, केस हिस्ट्री मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे कि सारी थ्योरीज क्या कहती हैं, या जितने भी मेथड्स हैं वो किस तरीके से पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में प्रक्षेपण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई प्रोजेक्टिव टेस्ट होता क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन किया है मैंने कि प्रोजेक्टिव टेस्ट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट डिजाइंड टू लेट अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू एम्बिग्यूअस स्टिमुली। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसा पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एम्बिगिवस स्टिमुली को, व्यक्ति को, यानी कि जिसका हम पर्सनैलिटी मेजर करना चाहते हैं उसको रिस्पॉन्स करना होता है, प्रिज्यूमेबली रिवीलिंग हिडन इमोशंस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोजेक्टेड बाय द पर्सन ऑनटू द टेस्ट। साफ समझ में आ रहा है कि हम व्यक्ति से उस स्टिमुली पर रिस्पॉन्सेस लेते हैं और उसी रिस्पॉन्सेस के आधार पर पूरा एनालिसिस किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, और व्यक्ति के जो भी छिपी हुई भावनाएं रहती हैं या उसके मन में जो भी आंतरिक द्वंद्व रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रहते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल परेशानियां रहती हैं, वो सबको प्रोजेक्ट कराने की कोशिश किया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब देखिए ऐसा होता है कि हम किसी भी स्टिमुली पर या अपनी भावनाएं किसी और चीज़ पर, ठीक है, आरोपित कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है और वो क्रिकेट खेल रहा है, और हुआ क्या कि वो बैटिंग कर रहा है और बैटिंग करता है और वो 0 रन बनाकर आउट हो जाता है। 0 मतलब भाई नील बेटे सन्नाटा पे वो आउट हो गया। फिर वो कह रहा है, अरे यार, पिच खराब था, पिच थोड़ा सा गीला था, और जो बॉल का डायरेक्शन था वो इधर उधर हो गया, इस वजह से मैं आउट हो गया, या जो बॉलर है उसने गलत तरीके से फेंक दिया। मतलब जो यहाँ पर बैटिंग करने वाला प्लेयर है वो खुद के ऊपर, खुद की कमियों पे नहीं जा रहा है, वो अपनी कमियों का आरोपित कर रहा है किस चीज़ पर, पिच के ऊपर। तो ये क्या है, एक तरीका का प्रोजेक्शन है। मतलब अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी उसके हार का कारण है, जो भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो किस चीज़ पर प्रोजेक्ट कर दिया, पिच पर। तो इसी तरीके से पूरा प्रोजेक्टिव मेथड काम करता है कि हमारे सामने कुछ स्टिमुलस दिखाए जाते हैं, जैसे कि टीएटी के कुछ कार्ड्स होते हैं, रोड साइड ब्लॉक टेस्ट के कुछ कार्ड होते हैं, है ना, उन सबको दिखाया जाता है, तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्स कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मैंने टेस्ट के नाम मेंशन किए हैं, जैसे कि थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसको मरे ने डेवलप किया था। हेनरी मरे बेसिकली कहते हैं इनको, HMURRAY, जो कि 1951 में डेवलप किया गया था। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को 10 डिफरेंट कार्ड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें 9 पे फिगर बने होते हैं और एक ऐसा होता है जो कि पूरी तरीके से ब्लैंक होता है। और फिगर का नेचर इस तरीके से होता है, या जिस पे जो चित्र छपे होते हैं उस पर इस नेचर का होता है कि वो बिल्कुल सेमी स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग टीएटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो कार्ड के साथ हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रैक्टिकल के बारे में भी, जब ये पर्सनालिटी की सीरीज खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जब रिसर्च का सीरीज होगा तो रिसर्च के बाद हम एक टेस्टिंग का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे विद डेमॉन्स्ट्रेशन, है ना। तो आज के अभी केवल बहुत शॉर्ट में समझेंगे कि उसमें है क्या। इसी तरीके से रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट है। रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, इसके नाम में ही इनके क्या जो है, जो डेवलपर है इनका नाम छिपा हुआ है। तो
इनका जो नाम था वो था हरमन रोरसा। ठीक है, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट को किसने बनाया भाई? हरमन रोरसा ने बनाया था। और इस टेस्ट को बनाया था इन्होंने 1921 में। तो इसमें भी क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ वेग तरीके के फिगर्स दिखाए जाते हैं। वेग तरीके का मतलब क्या होता है कि कुछ उसमें कार्ड्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी नंबर्स की संख्या 10 ही रखी जाती है। कुछ ब्लैक एंड वाइट होते हैं और कुछ कलरफुल होते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट इसी तरीके से होता है। ठीक है, रेड और ब्लैक होता है, एक कलरफुल हो, कुछ कलरफुल होते हैं और कुछ ब्लैक एंड वाइट होते हैं। इसके भी बारे में हम लोग तरीके से डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आगे। तो होता क्या है कि इसमें व्यक्ति को कार्ड को दिखाया जाता है और उससे ये बोला जाता है कि आपको जो भी इस पर दिख रहा है आप उस पर बताइए। और ये जो कार्ड होता है ना, ये इस तरीके से होता है, पूरा एक कंप्लीट कार्ड होता है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो वो बीच में से लगेगा कि दोनों तरफ एकदम सिमेट्रिकल नेचर में है। और हरमन रोसा ने इस टेस्ट को जो बनाया था ना, वो बहुत ही आसान तरीके से बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि पेपर लिया, पेपर के ऊपर इंक झटक दिया और उसको बीच में से क्या कर दिया कि फोल्ड कर दिया, तो जो भी डिजाइन बन गया इसी तरीके से उन्होंने पूरा एक कार्ड का निर्माण कर दिया, एक कार्ड का सेट का निर्माण कर दिया। ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि व्यक्ति के हिडन इमोशंस को पहचानने के लिए डिफरेंट वर्ड्स को एसोसिएट करने का, ठीक है, टास्क दिया जाता है। इसी प्रकार से CAT है, चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट जो है वो TAT का ही एक रूप है, लेकिन वो किसके लिए है? वो होता है बच्चों के लिए। ठीक है, और वो किस उम्र के बच्चों के लिए होता है? वो होता है 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो होता है। और इस इस टेस्ट का डेवलपमेंट जो किए थे उनका नाम था लियोपोल्ड बेलाक। लियोपोल्ड बेलाक, इन्होंने 1948 में इस टेस्ट का डेवलपमेंट किया था। तो एडिशनली एक नॉलेज मैं आपको बता दूं कि TAT का जो इंडियन एडाप्टेशन है, ठीक है, इंडियन एडाप्टेशन है या TAT का इंडियन वर्जन है, वो उमा चौधरी जी ने डेवलप किया है। यहाँ पर उमा चौधरी। ठीक है, होता क्या है ना कि TAT कार्ड जो ओरिजिनली बनाया गया था ना, वो वेस्ट में बनाया गया था, तो उसमें कुछ जो भी उसमें फिगर्स रखे गए हैं तो वो वेस्टर्न के हिसाब से हैं, तो ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है, तो इस वजह से इसको इंडियन एडाप्टेशन में बनाया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ते हैं साइकोमेट्रिक मेथड। साइकोमेट्रिक मेथड, जिसको हिंदी में मनोमिति विधि कहते हैं। देखिए, मनोमिति विधि, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर एग्जैक्टली। ठीक है, जिसको हम नंबर्स में या बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइकोमेट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, रेफरेंस के यहाँ लिया है मैंने। Psychometrics is a field of study within psychology concerned with the theory and technique of measurement. Psychometrics generally refers to specialized fields within psychology and education devoted to testing, measurement, assessment and related activities. तो जो साइकोमेट्रिक्स होता है ना, वो एक स्पेशलाइज फील्ड होता है जो कि किसी भी यहाँ पर पर्सनालिटी की बात करते हैं हम लोग, तो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको असेसमेंट करने के लिए या इस भी तरीके की कोई भी इवैल्यूएशन की एक्टिविटीज़ करने के लिए हम साइकोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। साइकोमेट्रिक्स की खास बात इसमें यही होती है कि मतलब इसमें जो भी रिस्पॉन्सेस होंगे ना, वो एकदम एग्जैक्ट स्कोरिंग पर बेसिस होता है। उसमें नॉर्म बनाए गए होते हैं और नॉर्म के हिसाब से हम पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पर मैं 16 PF का एग्जांपल लेता हूँ, तो 16 PF का क्या खास बात है कि इसमें कुछ आइटम्स दिए गए होंगे, आपको उस पर रिस्पॉन्स करने होते हैं। उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसका स्कोरिंग कर लिया जाता है। स्कोरिंग को स्टेन स्कोर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। स्टेन स्कोर में कन्वर्ट करने के बाद पूरा एनालिसिस करके रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो व्यक्ति के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का पूरा एक ओवरऑल एक रिजल्ट निकाल दिया जाता है कि इनमें ये खासियत है फलाना ढिमकाना। तो साइकोमेट्रिक मेथड में कौन कौन से टेस्टिंग आते हैं, देखिए वो है MMPI, जिसको मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था मैककिनली एंड हाथवे ने किया था डेवलप 1940 में।
16 पीएफ का डेवलपमेंट किया था रेमंड बी कैटल जी ने, ठीक है। 16 पीएफ आरपी कैटल, इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी पर भी काम किया है अच्छा खासा। और इसी तरीके से एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट में आता है पर्सनैलिटी के लिए EPPS, यानी कि एडवर्ड्स पर्सनल रेफरेंस शेड्यूल। एडवर्ड्स पर्सनल रेफरेंस शेड्यूल। भाई इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब इसमें इसको किसने बनाया था, इसको एडवर्ड ने बनाया था, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होगा। एडवर्ड ने इस टेस्ट का निर्माण किया था। ये भी क्या है कि मतलब कुछ 210 पेयर ऑफ आइटम बनाए गए हैं, तो उसी पर पूरा एक टेस्टिंग मटेरियल अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद ओवरऑल एक कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से पूरा एक मेजरमेंट होता है। अब देखिए क्या है ना कि साइकोमेट्रिक में MMPI हो गया, 16 PF हो गया, ये EPPS हो गया, इसी तरीके से MPI है यानी कि मंडल्स क्या है, मर्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इसी तरीके से CPI है कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, MAPS यानी कि मल्टीपल असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक। ऐसे कई सारे टेस्टिंग आपको मिल जाएंगे जो कि साइकोमेट्रिक में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि साइकोमेट्रिक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इजी भाषा में समझाते हैं कि साइकोमेट्रिक मेथड वो होता है जिसमें हम साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को मेजर करते हैं, ठीक है। या और भी सरल भाषा में कहें तो इसको नंबर्स में मेजर करते हैं। जबकि ये जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है ना, इसमें आप क्या करते हैं कि आप रिस्पॉन्सेस को नोट करते हैं, ठीक है। वो कहानी बताएगा, वो क्या देख रहा है। एसोसिएशन में क्या है कि वो एसोसिएट कर रहा है। CAT में भी वो डिफरेंट स्टिमुलस पर उसको कार्ड आप दिखाएंगे, उस पर रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से आप उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उसके हिडन इमोशन, कन्फ्लिक्ट, जो भी उसका डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा, उसको निकालने की कोशिश किया जाता है, ठीक। तो इसके बाद आता है दोस्तों आपका इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है, जैसे कि इंटरव्यू जैसा आप लोग समझ सकते हैं, इंटरव्यू तो भाई बहुत कॉमन वर्ड है कि अ पर्पसफुल और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, यानी कि दो लोग के बीच उद्देश्यपूर्वक किया गया बातचीत या वार्तालाप को ही साक्षात्कार कहा जाता है, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा इंटरव्यूई होता है, ठीक। एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और एक इंटरव्यू देने वाला होता है। तो इसमें क्या है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो सिंपली एक साइकोलॉजिस्ट होता है, और जो इंटरव्यूई होता है वो एक क्लाइंट हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खुद का पर्सनालिटी असेसमेंट करवाना चाहता हो, ठीक। अब देखिए इसमें भी इसके 3 टाइप्स होते हैं। जैसे एक हो गया स्ट्रक्चरल, सेमी स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है ना कि जब साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन कर रहा होता है, तो उसके सामने कुछ या उसके पास कुछ प्रीसेट क्वेश्चन, यानी कि पहले से निर्धारित सवाल होते हैं या उसके पास पहले से निर्धारित आइटम्स होते हैं, और उन्हीं आधार पर वो उससे बातचीत करता है और अपने कंक्लूजन के आधार पर बढ़ता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, कैसा नहीं है। फिर देखिए आता है आपका सेमी स्ट्रक्चरल। सेमी स्ट्रक्चरल में क्या है कि कुछ प्रीसेट क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ कुछ वो रैंडम क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। वो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से कुछ भी पूछ सकता है जो कि शेड्यूल में, प्रोटोकॉल में नहीं भी हो। और अनस्ट्रक्चरल में क्या होता है कि इंटरव्यू का वो स्ट्रक्चरल जो कि जिसमें कोई भी सवालों का या आइटम्स का कोई एक निश्चित कड़ी नहीं होती, निश्चित सवाल नहीं होते, रैंडम कुछ भी पूछा जा सकता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरव्यू लेकर पूरा एक रिजल्ट की तरफ बढ़ा जाता है, और इंटरव्यू लेने के बाद उसके जो भी रिस्पॉन्सेस रहे हैं उसके आधार पर उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद उसको कंक्लूड किया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति का व्यक्तित्व फला 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 है, ठीक। तो देखिए इसके बाद जो आता है वो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए पर्सनालिटी में ये जो एक रिसर्च वाला ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो अलग है। पर्सनालिटी के जब भी आप बात करेंगे तो इसमें PV यंग का नाम आता है, PV यंग, ठीक। 1954 में इन्होंने इस पर
काम किया और ये बताया कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो अपनी आँखों से सावधानी से किए गए अध्ययन को, ठीक है, अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम ग्रुप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ साथ क्या होता है कि इसमें अपने अपने सिस्टम, भाई जैसे कि क्या होता है कि कुछ बायसनेस वगैरह आ जाती है। अब जैसे कि क्या हुआ कि हर व्यक्ति किसी न किसी को देखकर या हर किसी को देखकर अपना एक जजमेंट निकालता है, ठीक है, या एक तरीके से कहें कि हर व्यक्ति एट्रीब्यूट करता है या एट्रीब्यूशन वाले प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो होता क्या है ना कि इसमें बायसनेस आ जाती है, क्योंकि 1, 2, 3 बार ऑब्जर्व करके आप किसी को 100% तरीके से या 99% तरीके से शुद्ध तरीके से नहीं जान सकते। तो हुआ क्या कि इस तरीके का जो भी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करके पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है तो वो अनरिलायबल होता है, यानी कि वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता और अनसाइंटिफिक भी माना जाता है, अनसाइंटिफिक माना जाता है इसको, या एक शब्द में कहें तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव जजमेंट हो जाता है। तो सब्जेक्टिविटी होने के नाते, यानी कि आत्मनिष्ठता होने के नाते, ये ज़्यादा यूज में नहीं आता कि मतलब हम किसी को देख करके हम क्या करें कि उसके पर्सनैलिटी के बारे में पूरा का पूरा एक राय निकाल दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए हैं, वहाँ पर आपको वेरियस तरीके के लोग मिलेंगे, ठीक है, ABCD, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस आप 3 दिन वहाँ पर जो भी हो अलग अलग शेड्यूल करके 3 दिन का मान लेते हैं कि प्रोग्राम है, और आपने A को देखा 3 दिन और पूरा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जजमेंट कर दिया, B को देखा, C को देखा, D को देखा, ठीक है, ये आप हो गए। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति, उसने A को देखा, B को देखा, C को देखा और D को देखा, तो भाई इसका जजमेंट अपना एक अलग तरीके से। तो आप कंपेयर करिए, आप सोचिए कि मतलब जो पहला यानी कि आप हैं या जो दूसरा व्यक्ति है, क्या सेम व्यक्ति के प्रति सेम जजमेंट होगा या सेम कैलकुलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से इसमें आत्मनिष्ठता होने के नाते इस मेथड में इसको ज़्यादा एप्लीकेशन में नहीं लाया जाता, क्योंकि ये पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक, भाई अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है कोई भी मेथड साइकोलॉजी के हिसाब से तो वो वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता, तो ये ज़्यादा है। फिर है आपका केस हिस्ट्री मेथड, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत इतिहास विधि कहा जाता है। देखिए, जो केस हिस्ट्री एक तरीके का फॉर्मेट होता है जो कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के पहले यूज किया जाता है। देखिए, केस हिस्ट्री में होता क्या है कि व्यक्ति के, यानी कि जिस भी व्यक्ति का हम व्यक्तित्व मापना चाहते हैं उसकी डायरियाँ, उसके लेटर्स, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी कलेक्ट की जाती हैं। साथ साथ उसकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, उसके खुद की हेल्थ की हिस्ट्री, हेल्थ मतलब उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों, इसके साथ साथ वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका है, उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री किस तरीके की थी। तो इस तरीके से कई इन्फॉर्मेशंस अबाउट द पर्सन हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करके, स्टडी करके व्यक्ति के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम असेसमेंट करते हैं। ढेर सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है बेसिकली केस हिस्ट्री में। लेकिन केस हिस्ट्री मेथड जो है ना, ये सामान्यतः सामान्य लोगों के लिए यूज नहीं होता, है ना। इसका यूज कब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, इसका यूज होता है जैसे कि जब किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किसी को साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, या फिर किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, तब इस तरीके की इस तरीके का मतलब ये जो केस हिस्ट्री है तब ये उपयोग में लाया जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से और भी कई विधियां हैं ये आपका पर्सनालिटी के स्टडी करने के लिए। जैसे आपका सोशियोमेट्रिक मेथड है, ठीक है, तो सोशियोमेट्रिक मेथड आपका साइकोमेट्रिक में चला जाता है, ठीक। एक है सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट ये आपका इंटरव्यू के में ओवरलैप कर जाता है। सिचुएशनल टेस्ट जैसे कि
मान IAS PCS या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पद का जो इंटरव्यू होता है उसमें ये टेस्ट बड़ा यूज किया जाता है कि आपको सिचुएशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, इस प्रेशर वाली सिचुएशन में व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे। जैसे IAS PCS IRS IFS, ठीक है, जितने भी प्रशासनिक पद हो गए हैं, है ना, या इस तरीके के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रेटिंग स्केल होता है, पर्सनालिटी के रेटिंग, मतलब जैसे आप लोग गूगल पे जाकर टिकटॉक को रेट करना शुरू कर दिए थे कि मतलब उसको रेटिंग गिरा दो, रेटिंग गिरा दो, है ना, ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से रेटिंग स्केल होता है, कुछ आइटम्स होते हैं उसमें आपको रेट करना होता है। हाँ ठीक है, 1 to 5 के बीच में या 1 से लेकर 10 के बीच में आपका जो भी है वो किस में आप रेट करना चाहेंगे। दैट इज सो सिंपल, है ना। तो ये मुख्य रूप से 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स टू असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी था। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिक अप्रोच के बारे में, जिसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने। इस वीडियो में, यानी कि जो अगला वीडियो होगा, उसमें हम लोग इड ईगो, सुपर ईगो के बारे में बहुत डीप स्टडी करेंगे। कौन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस तरीके से एप्लीकेशन हो सकता है ना। एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। साथ साथ जो कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस माइंड की बात करते हैं, साथ साथ ये लिबिडो की बात करते हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ है इनकी थ्योरी में पढ़ने के लिए। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करते हैं, तो ये काफ़ी लंबा आपका हो सकता है थ्योरी, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे एक पार्ट में। अगर एक पार्ट में नहीं होगा तो 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट पूरा करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, है ना, और एकदम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रिंग बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया वीडियो जब भी आए वो आपको अपडेट टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।